नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब रूबरू होंगे शानदार महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय पॉलिटिकल साइंस के आपको जो है कि संसद से यानी लोकतंत्र का मंदिर जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, आज हम सब उसके विषय में अध्ययन करेंगे। संविधान निर्माताओं ने पहली बार आपको जो है कि जो संविधान का सभा बैठी तो वे वर्तमान संसद के केंद्रीय सभागार में ही संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। ये संसद और रायसीना हिल्स जिसे राष्ट्रपति निवास कहते हैं या आधुनिक दिल्ली का निर्माता डेविड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा इन सब भवनों का निर्माण किया गया था। ये आपके सामने है पुराना लोकसभा और ये मोदी जी के द्वारा नया पार्लियामेंट आपको जो है कि इसके निर्माण किए जा रहे हैं मोदी जी के द्वारा। तो आप इसे देखिए। आप संसद कहते किसको है, संसद किससे बना है, इन सब विषयों के विषय में आज हम सब एक सामान्य परिचर्चा करेंगे, जिसमें संसद का निर्माण कैसे हुआ, संसद में लोकसभा का क्या कार्य है, राज्यसभा का कार्य क्या है, संसद में संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है। तो इन सभी विषयों पर आज हम परिचर्चा करेंगे। यानी कहिए कि संसद के प्रारंभिक गतिविधियां और लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित बातों से आज रूबरू होंगे। तो चलिए शानदार तरीके से हम सब एक बार श्रृंखला को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। तो इसी के साथ ही आइए शुरू करते हैं एक शानदार श्रृंखला संसद से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। देखिए, ये है हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है, जिसमें आप 999 रुपए में हिंदी का शानदार श्रृंखला आपको मिलेगा। हिंदी ये 999 में आपको हिंदी मिल जाएगी। वहीं आपको जो है कि 999 में आपको यूपी टेट की भी श्रृंखला उपलब्ध है, आप इसका भी भरपूर लाभ ले सकते हैं। और 1999 रुपए में सुपर टेट भी आपको उपलब्ध है। तो आप इन सभी श्रृंखलाओं को शानदार तरीके से इसे आप परचेज कर सकते हैं। आरो यारो ये हिंदी की श्रृंखला है, ठीक ना। ये पूरा आरो यारो नहीं है, ये सिर्फ हिंदी है और हिंदी को आप परचेज कर सकते हो 499 रुपए में। वही एसएससी जीडी 699 रुपए में, वीडियो का मॉक टेस्ट 249 रुपए में ये उपलब्ध है। तो इन श्रृंखलाओं का लाभ लीजिए। कोई समस्या है तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बातें करते हैं संसद, यानी हम पार्लियामेंट की बातें करते हैं। प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आपको कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका इन सब की आवश्यकता होती है। संसद को हम विधायिका के रूप में जानते हैं, जहां कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को पढ़ते हैं, वहीं विधायिका के रूप में हम सब संसद को पढ़ते हैं। यानी नियम और कानून बनाने का कार्य भारतीय संसद को सौंपा गया है और इसे लागू करने का काम जो है ये माननीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है, जिसे हम न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थिति पर है। उसके बाद आपको प्रत्येक राज्यों में आपको उच्च न्यायालय है और इसके बाद उनके अधीनस्थ न्यायालयों के विषय में भी हम सब पढ़ेंगे, देखेंगे। तो आज पार्ट 1 में हम सब संसद की संरचना के विषय में देखते हैं। यानी संसद का जो उल्लेख है ये संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद का उल्लेख संविधान के आपको 79 अनुच्छेद में वर्णित है। संसद का निर्माण 3 लोगों से होगा। ये 3 कौन कौन से हैं? तो ये आपको राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और आपको जो है कि लोकसभा है। ये इन 3 से मिलकर आपको संसद का निर्माण होगा।
राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। वहीं पे राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद आपको 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। अब चीजें याद हुई। संसद का उल्लेख 79 में, राज्यसभा का उल्लेख 80 में और लोकसभा का उल्लेख 81 में किया गया है। राष्ट्रपति जो होता है ये आपको इस बात का प्रावधान किया गया है और यहाँ पे अनुच्छेद आपको 80 में राज्यों के प्रतिनिधि सभा के का प्रावधान किया गया है। वहीं पे लोगों के प्रतिनिधि सभा का प्रावधान आपको जो है इसमें किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वहीं पे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी न भंग होने वाला सदन के रूप में जाना जाता है या इसे हम बौद्धिक सदन के नाम से या उच्च सदन के नाम से भी हम इसे पुकारते हैं। यानी ये बात कह सकते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगली बातों में देखिए। अब देखिए संसद में राज्यसभा और लोकसभा ये दो बातें यहां पे, ये राज्यसभा या लोकसभा। देखो पहला ही प्रश्न बनता है संसद का निर्माण किससे होता है? तो संसद का निर्माण जो है आपको राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के सम्मिलित रूप से संसद का निर्माण किया जाता है। अब राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, बौद्धिक सदन के नाम से, स्थायी सदन के नाम से या कभी ना भंग होने वाला सदन कहते हैं। वही लोकसभा को लोकसभा के नाम से, जनता का सदन के नाम से, प्रथम सदन के नाम से, लोकप्रिय सदन के नाम से या निम्न सदन के नाम से इसे हम सब जानते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के आपको अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 250 होगी अधिकतम संख्या, ठीक ना, जिसमें निर्वाचित सदस्य आपको 238 होंगे और 12 सदस्यों का चयन अनुच्छेद 82 के तहत 81 के तहत आपको जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये कला, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। समाज सेवा, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र से ये आपको जुड़े होते हैं। वहीं आप देखोगे तो लोकसभा के सदस्यों का अधिकतम कितना होता है? 550। पहले 550 प्लस 2, ठीक ना, 550 प्लस 2 552 हुआ करते थे। लेकिन आप सबको बता दें कि 104वां संविधान संशोधन, कितना, 104वां संविधान संशोधन के तहत आपको इसे समाप्त कर दिया गया है। समाप्त, ठीक ना, समाप्त कर दिया गया है। इसलिए आप देखोगे तो 500 आपको 50 सदस्य होते हैं, ये याद रखिए। वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और 245 में से बेटा 233 सदस्य जो हैं निर्वाचित हैं और 12 सदस्य मनोनीत हैं। यानी अभी भी आप देखोगे तो 5 सदस्य जो है वो खाली है। यानी यहाँ पे होना कितना चाहिए? 38 होना चाहिए, लेकिन 33 ही वर्तमान में है। वही यदि बात की जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में वर्तमान में आपको कितने हैं? ये तो वर्तमान में आपको जो है 543 है। 543 में राज्यों से आपको 524 और संघ शासित क्षेत्र से 19 है। ये कुल संघ शासित क्षेत्रों से 20 होने चाहिए, 20 में 19 हैं। मैं यहाँ पे डाटा दे दिया हूं। ये आपको दिल्ली से 7 है,
5 जम्मू कश्मीर से हैं, आपको 1 लद्दाख से, यानी 7 1 8 5 13 और 6 19 6 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। तो इस तरीके से आप डायग्राम के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के विषय में देखें और उनके निर्वाचन के विषय में भी आप सबने देखा कि उनके निर्वाचन की आयु, जहां राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है, वहीं लोकसभा के सदस्यों की आयु निर्वाचन के 25 वर्ष होती है। यानी आपको जो है राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा या विधानसभा की चुनाव को लड़ने के लिए आयु आपको 25 वर्ष चाहिए। वहीं पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 वर्ष की आयु को आप सबने पूरा कर लिया है तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान, बीडीसी या आपको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, संसद के गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको अनुच्छेदों के विषय में हम सब चर्चा परिचर्चा करते हैं। अनुच्छेद 79 में संघ के लिए संसद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बातें किया गया है। यानी लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर आपको और राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 84वें संविधान संशोधन के तहत ये 2026 तक आपको यथावत लागू होगा। 2026 के बाद इसमें परिवर्तन किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आपको जन प्रतिनिधित्व जो है ये किसके आधार पर दिया गया है, तो क्षेत्रफल के आधार पर नहीं है बेटा, ये जनसंख्या के आधार पर जन प्रतिनिधित्व का निर्वाचन किया जाता है। और ये आपको इनके मत की काउंटिंग, जब राष्ट्रपति आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि 1971 की मतगणना के आधार पर ही इनके मतों का आपको काउंट किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 83 में कहता है संसद के दोनों सदनों की अवधि, यानी संसद का निर्माण जो होगा वो आपको दोनों सदनों की अवधि के विषय में जिक्र करता है कि ये आपको लोकसभा जो है अस्थायी, राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। राज्यसभा कभी ना भंग होने वाला सदन है, लोकसभा भंग होने वाला सदन माना जाता है। तो और राज्यसभा के 2/3 सदस्य जो है, प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत त्याग पत्र लेंगे, ये बातें आपको वर्णित किया गया है। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए, 84 में संसद के सदस्यता के लिए अर्हता माने योग्यता की बात की गई है। योग्यता, ये संसद सदस्यों की योग्यता के विषय में चर्चा परिचर्चा आपको की गई है। संसद के सत्र अवसान और विघटन, ये राष्ट्रपति के द्वारा, ये किसको अधिकार है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, याद रखिएगा। सत्र अवसान यानी संसद का सत्र, कुल सत्रों की संख्या कितनी है, तो 3 सत्र हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक ना, ग्रीष्मकालीन, मानसून और शरद, ये शीत जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, ये 3 सत्र आपको जो है 1 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। दोनों सदनों के अभिभाषण और उनके संदेशों को राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है और ये राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि इनके अभिभाषण को लिखने का काम केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का जिक्र जो है ये किसमें किया गया है, तो 89 में किया गया है।
राज्यसभा का सभापति आप पीछे पढ़े होंगे, उपराष्ट्रपति में मैंने बताया था कि आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये बातें भी अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट, ये आपको सदस्यों का शपथ एवं प्रतिज्ञान के विषय में यहां चर्चा परिचर्चा की गई है। नेक्स्ट, सदस्यों के लिए निर्हरताएं यानी किन किन कौन कौन से उनकी अयोग्यताओं के कारण उन्हें उनके चीजों से वंचित किया जा सकता है। वहीं पे अनुच्छेद 106 में आपको सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का जिक्र किया गया है। 108 में संसद की संयुक्त बैठक की बातें की गई हैं और ये संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपको बुलाया जाता है। और 118 के तहत इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति बुलाता है, ये बात। फिर आप देखोगे तो कुछ दशाओं में अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें आप याद रखे रहिएगा। अब देखिए, संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सब रूबरू होते हैं। ये क्या है, तो ये संघीय सरकार का विधायी अंग है, यानी संसद जो है संघीय सरकार का विधायी अंग माना जाता है। इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। ये 3 कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। मैंने पीछे डायग्राम के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास किया हूं। संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है, तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में 79 से लेकर 122 तक इसका उल्लेख किया गया है। यही आप नोट कर सकते हैं कि यह संविधान का सबसे लंबा भाग माना जाता है। भाग 5 संविधान का सबसे लंबा भाग है। ठीक ना, ये बात भी आप याद रखिएगा। 79 से 122 तक आपको इसका उल्लेख किया गया। वैसे मैं तो 123 तक पढ़ा देता हूं। 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, अब देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत केंद्रीय विधानमंडल की धुंधली सी शुरुआत आपको देखने को मिलती है और कह सकते हैं कि पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव 1853 के चार्टर एक्ट में आपको पहली बार लोकतंत्र की आधारशिला, लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला रखी गई। लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला रखी गई। ये याद रखिएगा, शिला, ठीक ना, पड़ी या रखी गई, ये बात। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में ही गवर्नर जनरल जो था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसकी कार्यकारिणी परिषद का निर्माण किया जाता है, जिसमें विधि वेता के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया जाता है। और अब शासन सत्ता में जो है कि भारतीय लोगों की भागीदारी का भी जो है कि मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये सब 1833 के चार्टर एक्ट में था। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली की पहली आधारशिला 1853 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था आपको प्रारंभ हुआ। राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानमंडल, ये द्विसदनीय व्यवस्था थी।
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ही किया गया है। केंद्रीय विधानमंडल के पहले भारतीय अध्यक्ष जो थे विट्ठल भाई जे पटेल थे। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल आपको पहले अध्यक्ष, और जबकि ये केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब क्या जवाब दोगे? सर विलियम फ्रेडरिक व्हाइट, ठीक ना? फ्रेडरिक व्हाइट जो थे ये आपको केंद्रीय विधानमंडल के आपको पहले अध्यक्ष के रूप में थे, प्रथम अध्यक्ष, और प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल को बनाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये पहली बार संघीय सरकार की स्थापना की बातें आपको किया गया, यानी संघीय सरकार की बातों का चर्चा अब यहीं पे किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये पहले अध्यक्ष हुए, और अनंत श्याम अयंगर जो थे ये पहले उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए। हमारी संस्था के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है। सुपर टेट 1699 में, यूपी टेट 900 में, आपको यूजीसी नेट 900 रुपए में, और एसएससी जीडी 699 रुपए में। ये सभी कोर्स आप सबके लिए सुनहरा अवसर प्रदान करता है। संसद के सदस्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, ठीक ना? संसदीय चुनाव प्रणाली में आपको बातें की गई है। लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का तात्पर्य बच्चा ये होता है कि इसमें जनता सीधे भाग लेती है, यानी कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के और राज्य विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता सीधे तौर पर भाग लेती है, जिसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन के नाम से जानते हैं, ठीक ना? और राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का आधार पर विभाजन किया गया है। ये बातें लोकसभा सीटों का आवंटन राज्य की जनसंख्या के अनुपात में आपको किया गया है, यानी आपको मैंने बताया है। और सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहां हैं? यूपी में सर्वाधिक हैं। ये 80 सीटें आपको जो है 80 सीटें, ठीक ना? 80 सीटें लोकसभा में आपको उत्तर प्रदेश में है सबसे अधिक सीटें। देखिए, और यह बात पता होना चाहिए कि प्रत्येक जनगणना के बाद इसमें पुनः समायोजन का प्रावधान है, और 2026 के बाद आपको पुनः निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा। यानी जो वर्तमान में 550 मैं आपको बता रहा हूं 550 है, और वर्तमान निर्वाचित क्षेत्र 543 है, तो इसमें आपको 550 में बढ़ोतरी 2026 के बाद किया जाएगा। लोकसभा के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा सदस्यों का निर्वाचन होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से आपको लिया गया है। संसद की सदस्यता यानी संसद सदस्य होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो पहले भारत का नागरिक हो, लोकसभा के निर्वाचन के लिए वह 25 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो, संसद द्वारा बनाई गई अन्य अर्हताओं को पूर्ण करता हो, और प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा तय अर्हताओं को पूर्ण करने का काम करेगा, तो वह व्यक्ति भारतीय संसद का सदस्य बन सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट देखिए, संसद सदस्यों से जुड़ी निर्भरताएं क्या क्या हो सकती हैं। तब आप याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता यदि वह आपको जो है लाभ के पद पर आसीन हो, यानी कोई व्यक्ति लाभ के पद पर आसीन है तो वो सदस्य नहीं बनेगा। सक्षम न्यायालय ने विकृत चित्त घोषित किया हो, यानी आप जो है कि
मर्डरर हो, या आप जो है कि उसको क्या बोलते हैं घोटालेबाज टाइप के आदमी हो, तो ऐसे लोगों को आपको जो है कि सदस्य नहीं बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है तो उसकी संसद सदस्यता भी स्वतः निलंबित हो जाएगी। इसके अलावा दोहरी सदस्यता ग्रहण की हो, यानी उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति संसद का भी और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं रह सकता है। इनमें से कोई एक सदस्य ही हो सकता है, या तो वह संसद का रहा हो या राज्य विधानमंडल का रहा हो। और इसीलिए आप सब देखते होंगे कि आपको जब कोई व्यक्ति विधायक सांसद बनता है, जैसे विधायक है और विधायक से सांसद बनता है, तो वह पहले वाले पद का त्याग कर देता है और अपने नए पद पर चला जाता है। इस देखे होंगे ये एग्जाम्पल, अभी देखे होंगे विकृत चित्र। विकृत चित्र का मतलब अभी देखे होंगे आजम खां का मैटर, देखे थे ना आजम खां वाला मैटर। आजम खां को अपने रामपुर से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और यहां तक वो मतदान भी नहीं कर सकते थे, ये स्थिति आ गई थी, ठीक ना। 10वीं अनुसूची के तहत निर्हरता, यानी स्पीकर के द्वारा 10वीं अनुसूची में जिसे दल बदल कहा गया है, तो दल बदल यदि उसने किया हो तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखिए संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान आपको किया गया है। अनुच्छेद 106 के तहत संसद के सदस्यों को वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किया गया है। वेतन एवं भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 में निर्धारित किया गया था। संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है ये बातें, लेकिन व्यवहारिक रूप में आपको जो है ये अधिनियम पेंशन अधिनियम 1954 के तहत उन्हें पेंशन दिया जाता है। संसद के प्रमुख पदाधिकारी यानी राज्यसभा में आपको कौन होंगे, तो राज्यसभा में सभापति होते हैं, ठीक ना, इसका प्रधान। और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के तहत आपको पदेन सभापति होते हैं, ये बात आप याद रखिए। साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति जो हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, परंतु ये आपको जो है सभापति के रूप में काम करते हैं। और ये निर्णायक मत का अधिकार यानी कास्टिंग वोट, निर्णायक मत जिसे कास्टिंग वोट बोलते हैं, कास्टिंग वोट, इसे कास्टिंग वोट के रूप में जानते हैं। ये वोट तब डाला जाता है जब दोनों दलों का यानी पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों का मत एक बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में कास्टिंग वोट का प्रयोग जो है कि ये व्यक्ति करते हैं, निर्णायक मत का प्रयोग। पद मुक्ति इन्हें कब, जब से उपराष्ट्रपति पद से हटाया जाएगा तो ये स्वतः इनका कुर्सी खाली हो जाता है। अब देखो दूसरा महत्वपूर्ण पद उपसभापति, सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निर्णायक मतों के अधिकार पर इनका चयन किया जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये अपना त्यागपत्र सभापति को सौंपते हैं, ठीक ना, किसे देते हैं, सभापति, यानी आपको जो है कि उपराष्ट्रपति को ये अपना पद सौंपते हैं। राज्यसभा में महासचिव होते हैं। अनुच्छेद 98 में महासचिव पद का प्रावधान किया गया है। ये सभापति के परामर्श देने का इनका प्रमुख कार्य है। सदन का स्थायी अधिकारी होते हैं। दर्जा प्राप्त कैबिनेट सचिव के समकक्ष इन्हें रखा जाता है, यानी इनका जो दर्जा है वो कैबिनेट सचिव के दर्जे के बराबर इनका ओहदा माना जाता है। ये राज्यसभा के महासचिव ये आपको जो है होते हैं। नेक्स्ट, अपनी हिंदी शानदार तरीके से 299 रुपए में पढ़ाई गई है और ये शानदार बुक है। ये क्या है, शानदार बुक आपको 299 रुपए में उपलब्ध है। वही वीडियो की बुक जो है 199 में, पेट कम्बो बुक 350 में, पेट की बुक 300 में, आरो यारो 175 में, लेखपाल 300 में ये श्रृंखला आपको उपलब्ध है। और ये आप कह सकते हैं कि यदि कोई समस्या आ रही है तो 7007734525 पर आप संपर्क कर लीजिए।
अब आती है बात लोकसभा की। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहली बैठक के पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष का मनोनयन अपने ही बीच से लोगों के द्वारा यानी संसद सदस्यों के द्वारा अपने ही बीच से इसका चयन किया जाता है। इनका कार्यकाल जो होता है अगले आम चुनाव बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि तक माना जाता है, यानी सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, बार बार आप सब पूछते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा इनकी यानी राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को बनाया जाता है जो कई बार चुनाव लड़े रहते हैं, जीते रहते हैं और उनके पास राजनीतिक तजुर्बे अधिक होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में उनका चयन किया जाता है। इनका कार्य जो है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। इसी के तहत आप कह सकते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेता, कोई शपथ नहीं लेता, बल्कि वह संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। ये याद रखिएगा, ठीक ना। यानी लोकसभा का अध्यक्ष कोई अलग से सदन की सदस्यता की शपथ नहीं लेता, बल्कि वह सामान्य सदस्य होने के नाते ही आपको जो है शपथ ले लेता है और संसद सदस्य अपने ही बीच से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट, और नए सदस्य की नियुक्ति तक सदन का संचालन करता है। ये बात भी आप याद रखिए। लोकसभा में भी उपाध्यक्ष होते हैं और इनका चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये अपना त्याग पत्र ये किसे सौंपते हैं, तो अध्यक्ष को सौंपते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में सदन की समस्त कार्रवाइयां आपको लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा महासचिव ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका कार्य है संसद सदस्यों को आमंत्रण देना, सदन के समक्ष प्रस्तुत होने वाले गवाहों को समन भेजना इनका मुख्य कार्य होता है। अब देखिए संसद सत्र, पहले आप जान लीजिए सत्र किसे कहते हैं। तो पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन तक के समय को सदन का सत्र कहा जाता है, ठीक ना। यानी पहले अधिवेशन से लेकर अंतिम अधिवेशन तक के समय को सदन का आपको सत्र कहते हैं। सत्र आहूत कौन करता है, तो सत्र आहूत करने का अर्थ है सदस्यों के बैठक के लिए बुलाया जाना। और अनुच्छेद 85 में ये आपको राष्ट्रपति को सदन को सत्र को आहूत करने का अधिकार दिया गया है या उसे विघटित करने का अधिकार दिया गया है। दो सदनों के बीच आपको जो है सत्रों का कितना अंतर होना चाहिए, 6 माह या 180 दिन, 180 दिन होना चाहिए, ठीक ना। इससे अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दो सत्रों के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं, तो अवकाश के रूप में जाना जाता है। दो सदन का यदि सत्र के बीच में जो आपको अंतराल होता है उसे अवकाश के रूप में जानते हैं। कुल सत्र कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र को ग्रीष्मकालीन सत्र के रूप में भी जाना जाता है और ये बजट सत्र फरवरी से मई महीने तक आपको होता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में शीतकालीन सत्र आपको लाया जाता है। स्थगन
ये आपको इसका अर्थ है विशेष कारणों से बैठक को स्थगित कर देना, जिसे हम स्थगन के रूप में जानते हैं। और ये बैठक स्थगित जो होता है अस्थायी रोक के तौर पर होता है, ये हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी जाती है। सदन के स्थगन का अधिकार लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को ये प्राप्त है। स्थगन द्वारा बैठक को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। अगली बैठक के साथ सदन को पुनः आपको जो है सत्र को बुलाया जाता है। स्थगन से सदन किसी विधेयक अथवा लंबित कार्यवाहियों पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, लोकसभा का विघटन। ये लोकसभा का विघटन का अर्थ होता है कि लोकसभा का भंग हो जाना, ये याद रखिएगा, भंग हो जाना। लोकसभा विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को है। ये किसे है? तो सदन को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 85 के तहत। विघटन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और पुनः निर्वाचन के पश्चात ही लोकसभा का गठन संभव हो पाता है। राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट, सत्रावसान, यानी सत्र पढ़े, सत्रावसान किसे कहते हैं? तो तत्कालीन सत्र का समापन हो जाना ही सत्रावसान कहलाता है। यानी जो सत्र चल रहा है और ये सत्र समाप्त हो जाए तो इसकी समाप्ति सत्रावसान कहलाता है। ये सत्र को चालू करना, ये सब सत्रावसान करना, ये काम राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात पीठासीन अधिकारी सत्रावसान को स्थगित करता है। पुनः नए सत्र की घोषणा के बाद ही आपको सदन की बैठक संभव हो पाती है। सत्रावसान से लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सभी बातें याद रखिए। यूजीसी नेट पेपर 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा इसे पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लोग अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, उन्हें प्रश्नों के श्रृंखला को हम सब शानदार तरीके से करते हैं। गर्मी में, ठंडी में गर्मी का एहसास दे दिया ना। चलिए बेटा, पहला इजी प्रश्न है, बहुत कठिन नहीं है। आयोग द्वारा आप सबको पूछे गए प्रश्नों के श्रृंखला से हम सब रूबरू होंगे। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होना चाहिए। और मतदान की आयु, मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? मतदाता की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए आयु। ये दोनों बातें आप याद कर लीजिए। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ठीक ना। राज्यसभा के लिए कितना बेटा? तो 30 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक ये आपको यथावत रहेगा, ठीक ना। यानी वर्तमान में जो 550 और आपको जो है 250, ये दोनों जो है ये कब तक रहेंगी? तो 2026 तक यथावत रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आपको 20 हुआ है और 20 में 19 जो है वर्तमान में है। वर्तमान में आपको कितना है? 19 है। ये बातें आप याद रखिएगा, मैंने पूरी डिस्क्रिप्टिव बता दिया है। ये चीजें आप याद रखने के लिए 20 में 19 है, ठीक ना। नेक्स्ट,
लोकसभा में राज्यसभा को किस आधार पर सीटें राज्यों में, तो जनसंख्या के आधार पर। आपको मैंने बताया कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में राज्यों के सीटों का आपको जो है निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आपको लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम कुल कितने सदस्यों की संख्या से पूरी होती है, तो 1/10 सदस्य आपको जो है यदि सदन में उपस्थित हैं, यानी कह सकते हैं यदि 550 सदस्य हैं और 55 सदस्य यदि उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में सदन का कुल कोरम पूरा किया जा सकता है। हिंदी ये जबरदस्त तरीके से नितिन सर के द्वारा आपको लिखा गया है और पढ़ाया गया है, लिखा नहीं पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, मात्र 999 रुपए में आपको ये कोर्स उपलब्ध है। आप इसे परचेज करिए और पढ़िए। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951-52 में आपको पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो बताइएगा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ये अपने पद की शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य होने के नाते ही शपथ लेता है। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है, और उपाध्यक्ष जो है ये अध्यक्ष को सौंपता है। ये बातें भी आप सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर, या लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत। अच्छा, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के आपको पारित बहुमत के आधार पर इसे हटाया जा सकता है। ये बात 2/3 बहुमत से नहीं, बल्कि सभी बहुमत से, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर उसे हटाया जा सकता है। पहली बार महाभियोग आपको जो है कि जीवी मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार जी जो है ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मानी जाती हैं, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, तो 12 व्यक्तियों का। अनुच्छेद 80(1) के तहत 12 व्यक्तियों का चयन जो है राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और आपको जो है के क्षेत्र से नियुक्त करता है। कहां से होते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और एवं समाज सेवा, ठीक ना। समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से ये पढ़ाए गए हैं। ये वही नोट्स हैं जो उन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष ये आपको होता है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं बेटा। ये संसद द्वारा चयनित होता है, नहीं बेटा। उपराष्ट्रपति जो होता है पदेन अध्यक्ष होता है, इसका उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 64 में इस बात का जिक्र किया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदन का सदस्य नहीं होता है, तब बताएगा आपको राज्यसभा के जो है कि उपराष्ट्रपति चूंकि पदेन सभापति होता है, ऐसी स्थिति में ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो वर्ष में कम से कम 2 बार आपको संसद की बैठक होनी चाहिए। ये बातें भी आप सबको पता होना चाहिए कि 2 बार कम से कम बैठक आपको जो है 2 बार होनी चाहिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के दोनों सदनों की बैठक में? नहीं बेटा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन से? नहीं। संसद के दोनों संयुक्त की सत्रावसान? नहीं बेटा। तो बचा क्या? एक बचा, और ये एक साथ समेत संसद के दोनों सदनों में ये राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये अभिभाषण ये कौन लिखता है? लिखने का काम जो है लिखता है कौन? लिखता है ये केंद्रीय कैबिनेट, ठीक ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आपको इसे लिखा जाता है और वही अभिभाषण वो करता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं भैया। बिना राष्ट्रपति के बिना आपको जो है ये बातें बिल्कुल सही है। सही है ना, वो किसी सदन का सदस्य तो होता नहीं है। और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आज यहीं तक। शानदार तरीके से थोड़ा क्लास लंबा चला, आप सब सब्र बना के पढ़े। मैं भी आप सबसे कोई भी वार्ता नहीं किया, तो आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शुभ संध्या आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। आप सब अपनी तैयारी इसी रूप में निरंतर जारी रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आशा करते हैं कि चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। यदि नहीं आई है तो आप पुनः जो है कि पूछ सकते हैं जो चीजें ना समझ में आई हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।